थोड़ा सा टाइम लेके मैंने यहाँ पे कुछ एक रूल्स भी लिख दिए सभी, ताकि टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी आप लोग का। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। एग्जांपल हमारे पास क्या आ गया 1.76, तो देखिए कोई भी जीरो नहीं है तो ऑब्वियसली बात है इट हैज द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर इसके पास में आ गए हैं। एग्जांपल नंबर 1 अगर हम बात करें एग्जांपल नंबर 2 से, तो एग्जांपल नंबर 2 में अगर आप देखें तो 5.4 है, तो ऑब्वियसली बात है कोई भी इसके अंदर जीरो नहीं है, तो यहाँ पे टोटल क्या आ रहा है टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो टोटल हमारे पास में कितनी आ गई टू सिग्निफिकेंट फिगर। अब बात करते हैं अगर जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो देखिए जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रखी है दोनों के, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। यानी यहाँ पे कितनी आ रही है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कितनी आ गई टोटल थ्री, क्योंकि जो जीरो है वो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे 2.005, तो यहाँ टोटल कितनी आ रही है मेरे पास में फोर सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों आई है फोर सिग्निफिकेंट फिगर? क्योंकि भाई वहां पे जो जीरो है वो दोनों नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रखे हैं। द जीरो प्रेसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो, देखिए अगर एक सिंपल सा देसी रूल याद रखो, अगर जीरो आपकी लेफ्ट साइड में आ रही है, अगर जीरो कहां पे है लेफ्ट साइड में, तो वो काउंट होगी ही नहीं सिग्निफिकेंट फिगर में। अब देखिए जीरो जो आई है लेफ्ट साइड में, हम उसको काउंटिंग में नहीं करेंगे काउंट, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की। लेकिन अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आपकी काउंट होगी। ठीक है, कितनी? सिर्फ टू। यहाँ पे कितनी आई टू सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ पे कितनी आ रही है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैंने क्या बताया, जितने भी जीरो आपकी लेफ्ट साइड में आती है दे ऑल आर इनसिग्निफिकेंट, कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। लेकिन अगर जितनी भी जीरो लेफ्ट में काउंट नहीं होगी, लेकिन अगर वो राइट में है तो वो काउंट हो जाएंगी। जैसे ये एग्जांपल लो, ये दोनों काउंट नहीं होगी लेकिन ये दोनों काउंट हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली टोटल कितनी बनी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर बन गई। अगर हम यहाँ पे बात करें तो फिर से देखिए यहाँ पे भी कितनी आ रही है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास में आने लग रहे हैं, क्योंकि 0.243 आ गया वहां पे। ठीक है, तो सिंपल रूल याद रखना, लेफ्ट साइड की जीरो काउंट नहीं होगी, राइट साइड की सारी जीरो काउंट होगी। लेकिन एक्सपोनेंशियल के केस में स्टूडेंट जनरली मिस्टेक कर जाते हैं, तो ये हमें इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो है मेन चीज इससे ध्यान जाना चाहिए, सिर्फ यही नंबर है जो काउंट होगा फोर सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ पे राइट साइड में आया इसीलिए क्या आ गया थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये क्लैरिफाई हो गया रिलेटेड टू दैट। देखिए बच्चे, थोड़ा सा टाइम लेके मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी बुक के मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए एनसीईआरटी क्या फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे। ठीक है, क्या कहते हैं कि साइंटिफिक नोटेशंस में आपको इसको अरेंज करना है। तो साइंटिफिक नोटेशंस में देखिए सिंपल है, आपको एक डिजिट में इसको रखना है। इसको एक डिजिट के अंदर रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जीरो जीरो सारी हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 48 अपॉन में मुझे कितना करना पड़ेगा 10,000, या फिर आप बोल सकते हो 4.8 अपॉन में क्या करूं मैं 1000। So what should be the answer? It is 4.8 into 10 raised to the power -3. So this is its scientific notation. अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कैसे कन्वर्ट करूं, यहाँ पे मैं 2.3400 into 10 raised to the power, मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 10,000, तो मैं क्या करूंगा 2.34 into 10 raised to the power 4, ये मेरी बन जाएगी साइंटिफिक नोटेशन। अब अगर मैं इस डिजिट को यहाँ पे काउंट करूं 8008, तो मैं क्या करूंगा 800 यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देते हैं, इनटू में 10 रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसकी कोई साइंटिफिक नोटेशन मैं क्या बताऊं, इनटू 10 रेज़ टू द पावर क्या रहेगी 0। एंड सेम अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 0012 इनटू 10 रेज़ टू द पावर 0। कारण इसकी साइंटिफिक नोटेशंस को जीरो करने का ये है क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे कुछ भी एग्जैक्टली नहीं है। अब देखिए, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना है। अब अगर बात करें, मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर जीरोस कहां है लेफ्ट साइड में तो वो काउंट नहीं होंगी, और यहाँ ये सारी जीरो लेफ्ट साइड में तो काउंट नहीं होगी। सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स वी हैव। यहाँ पे अगर बात करें तो 208, तो ऑब्वियसली थ्री डिजिट्स मेरे काम की है, तो ऑब्वियसली बात है कितनी आएंगी यहाँ पे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने मेरे पास में सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई, टोटल में थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। अब अगर आप चेक करें यहाँ देखिए, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, तो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो, तो वो काउंट होंगी। तो टोटल जो आपके पास बनेगा कितना बनेगा, फोर सिग्निफिकेंट फिगर। हाउ मेनी, फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी बात करें तो देखिए मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, ये कॉमा है, तो ये जीरोस काउंट नहीं होंगी।
तो टोटल मेरे पास आएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाउ मेनी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी बात करें तो देखिए फिर से ध्यान से, अब यहां पे भी आपके पास मैंने क्या कहा था, राइट साइड में अगर डिजिट आ जाती है, डेसिमल पॉइंट आ जाता है, तो ऑब्वियसली वो जीरोस काउंट होगी। तो टोटल यहाँ पे कितनी आएंगी आपके पास में? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी। टोटल अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं तो मेरे पास में कितने आएंगी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आनी चाहिए। और लास्ट केस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, टोटल कितनी आ गई मेरे पास में? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे इन टोटल। अब बात करते हैं थोड़ा सा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल की। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल में आपने एक छोटी सी चीज का आप सबने ध्यान रखना है। देखिए एडिशन जब आप करने लग रहे हो, रूल जो बता रहा है कि जब आपने ऐड कर लिया तो आपने सब में सिग्निफिकेंट फिगर निकालनी है। देखिए यहाँ आ रही है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे आपके पास आ रही है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहाँ आपके पास आ रही है फिर से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो रूल ये कह रहा है कि आप वो वैल्यू उठाओ जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। ये मैंने उठा ली, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे है ना। अब लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिसके अंदर है, फिर ये देखो वो कितने डेसिमल तक गया है। समझ आई? सबसे पहले क्या करना है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको ढूंढनी है। उसको ढूंढने के बाद आपको क्या करना है कि ये देखना है कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाला कितने डेसिमल तक गया है। फिर उन डेसिमल्स को आपने जज करना है। अब मान लीजिए यहाँ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला सिर्फ 1 डिजिट तक गया, तो आंसर आपका ये सॉल्व करके आ रहा है, तो आंसर शुड बी अराउंड 6.6 आपका 9.6। व्हाई 9.6 पे इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ पे मेरी जो सिग्निफिकेंट फिगर थी ना मिनिमम वाली, वो सिर्फ 1 डिजिट तक गई है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, अब मैंने सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन में मेरे पास में यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाला कितने डिजिट तक गया? 2 डिजिट तक। तो योर आंसर शुड बी अराउंड 2 डिजिट। ये आंसर आपका बन जाएगा इसका। लेकिन अब ये चीज ध्यान रखनी है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तो देखना है। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तो आपको देखना ही देखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 31 है, उन्होंने ये पूछा कि इनमें से मिनिमम मतलब सिग्निफिकेंट फिगर किसमें आएंगी, मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक ये जाएगा आंसर। तो डिवीजन के केस में आपको सिर्फ डेसिमल पॉइंट नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर आपका जो आपका मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है, ये देखना फिगर। यानी फाइनल रिजल्ट आपका उतना होना चाहिए, शुड बी रिपोर्टेड दैट द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाला इसमें आएगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखिए इसके अंदर मेरे पास आ रही है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आप देखें तो मेरे पास टोटल आई है इन टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे मेरे पास आ रही है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां पे मेरे पास आ रही है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां पे मेरे पास आ रही है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी लीस्ट किसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी मेरे जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 31 के फर्स्ट पार्ट का 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं बात करूं यहाँ 5 लिखा है, 5 के ना आगे है ना पीछे है, तो ऐसे केस में जब अकेला सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है तो उसके अंदर सिर्फ क्या होंगी? इनफाइनाइट। याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। इनफाइनाइट बनेगी वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स। और यहां कितनी आ रही है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी आंसर आपका ये रहेगा, क्योंकि यहां तो इंफिनिटी साइन जा रहा है, सिंगल डिजिट हमेशा इंफिनिटी तक जाएगा। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो पूरा आपका आंसर अराउंड अगर आप देखें तो 1.125 समथिंग ऐसे कुछ बनता है। आई एम नॉट राइटिंग एग्जैक्टली, बट मेन चीज यहां ध्यान दीजिए, आपको क्या देखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल में, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ रही है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां भी कितनी आ रही है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है। यानी मिनिमम इसमें ही आ रही है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और उसमें भी मिनिमम आ रही है, लेकिन दोनों कितने डिजिट्स तक गए हुए हैं? 3 डिजिट्स तक। यानी जो आपका आंसर है वो 3 डिजिट तक, 3 डेसिमल पॉइंट तक जाएगा, क्योंकि जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो आपका 3 डेसिमल पॉइंट तक गया है। तो जितने भी डेसिमल पॉइंट तक जाएगा आप, योर आंसर शुड बी अराउंड दैट डेसिमल पॉइंट। तो ये छोटी सी चीज आपने ध्यान रखनी है। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे लॉस की। हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच। आज मैं आप लोग के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ लेसन 1 बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक बहुत ही आसान सा टॉपिक, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ से हम स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि कोई भी आप केमिकल रिएक्शन कराओ, ना तो आप मास को बना सकते हो और ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। दैट मींस द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। यानी जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही आपका मास क्या होगा? प्रोडक्ट का भी होगा। इसके बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन है, देखते हैं उसको ध्यान से। कहता है मेरे पास 4.69 ग्राम हो KClO
3 है, कितना है 4.9 ग्राम है। मैंने जिसको इसको हीट किया तो हीट करते ही मेरे पास में कुछ तो अमाउंट बना O2 का और साथ में मेरे पास कुछ अमाउंट बना KCl का। अमाउंट जो KCl का बना वो कितना बना 2.96 और ये मेरे पास जो अमाउंट बना वो कितना बना 1.92 के अराउंड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो रिएक्टेंट का मास है, मतलब जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, इट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। इट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर ये प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए तो ऑब्वियसली देखिए 4.9 रिएक्टेंट का मास है, 1.92 प्लस 2.96, जरा ऐड कीजिए इनको, 9 and 6 8, 9 and 9 18 एंड यहाँ कितना बन गया 4, यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट पॉइंट। तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसने बोला व्हाट इज द मास ऑफ सिल्वर विल रिएक्ट विद दिस मच ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इसने बोला है सिल्वर क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के साथ, वैसे यहाँ सिल्वर नाइट्रेट आएगा, इट इज नाइट्रेट एज वेल। what mass of silver nitrate will react with sodium chloride। देखिए यहाँ बात हो रही है AgNO3 की, कि AgNO3 रिएक्ट कर रहा है NaCl के साथ में। देखिए AgNO3 जो होता है ये एक तरह का हैलोजन डिटेक्टर है, एक तरह का क्या हैलोजन डिटेक्टर है, जिसका मास मैं लेट कर लेता हूं x। NaCl का जो मास क्वेश्चन में प्रोवाइड किया 5.85 और जो प्रोडक्ट में मेरे पास फॉर्म होगा इट इज द व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl एंड साइड प्रोडक्ट इज द NaNO3। सो हाउ मच AgCl is formed, it is 14.35 and how much NaNO3, it is 8.5। so if we add all of them तो देखिए x plus this तो x is equal to कितना बन जाएगा 14.35 plus 8.5 माइनस में 5.85। ठीक है, ये मेरे पास में आ गया। इस पूरी कैलकुलेशन को जब मैं करने लगा तो यहाँ पे मेरे पास जो आई वैल्यू, तो अब देखिए यहाँ पे जो मेरे पास में वैल्यू आई, हम लोग पहले इनको ऐड कर लेंगे। अब इसको ऐड करने के बाद में और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 5 and 35 is 85, 5, 5, 3, 13, 17.0 ग्राम के अराउंड मेरा आंसर जो है वो आ गया। आई होप ये पॉइंट सभी को आपको क्लैरिफाई हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट लॉ की। अब देखिए मूव करते हैं हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन के ऊपर। देखिए इस लॉ के अंदर एक बड़ा एक सिंपल सा पॉइंट है कि जब भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हम लोग डील कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि जब भी हमारे पास दो एलिमेंट है ना और अगर उन्होंने एक प्योर कंपाउंड बनाना है तो वो हमेशा एक ही डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए अगर मेरे पास मान लीजिए कार्बन है और मेरे पास सेकंड एलिमेंट आ गया ऑक्सीजन और मैं इन दोनों को क्लब कराना सोच रहा हूं, तो क्लब कराने के लिए ऑब्वियसली मेरे पास कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास कितना है 32 ग्राम, बिकॉज डाई ऑक्सीजन वहां पे हम लोग बात करें 32 ग्राम। ठीक है, तो रेशियो क्या आ रही है, अगर आप चेक करें तो रेशियो आ रही है 3:8 की। तो जब भी कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों के दोनों 3:8 की रेशियो में कंबाइन करेंगे दे ऑलवेज फॉर्म क्या बनाएंगे, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक प्योर कंपाउंड। लेकिन अगर वही रेशियो चेंज हो जाए, यहाँ पे 12 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 16 आ गया, तो रेशियो क्या आ रही है अब 3:4। अगर रेशियो आ रही है 3:4 की तो ऑब्वियसली बात है वहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी लोग क्या कह रहे हैं कि जब भी दो एलिमेंट को आपस में कंबाइन आप लोगों ने आपने कराना है तो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन करेंगे, हम उस प्रोपोर्शन को चेंज नहीं कर सकते अगर आपको एक प्योर कंपाउंड बनाना है। चलिए अब इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के न्यूमेरिकल को किस तरह से हम लोगों ने सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे दो केसेस आएंगे, एक केस ए आ गया और सेकंड क्या आ गया हमारे पास में केस बी। केस ए में क्या कह रहा है कि 1.75 ग्राम ऑफ मेटल वर डिसॉल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड एंड आइडेंटिफाई रेजिड्यू एज अ कॉपर नाइट्रेट। और तो ऑब्वियसली कॉपर नाइट्रेट बना है तो मेटल भी तो आपका कॉपर ही होगा, है ना। तो ये आ गया मेरे पास में केस 1। और सेकंड अब यील्ड कितना है कॉपर ऑक्साइड का, इतना है, यानी कि 2.19 ग्राम ऑफ CuO से कितना कॉपर आ रहा है मेरे पास में 1.75 ग्राम ऑफ कॉपर। देखिए कभी भी यील्ड की बात होती है तो यील्ड हमेशा परसेंटेज में ही काउंट की जाती है। किसके अंदर काउंट करते हैं, परसेंटेज का मीनिंग होता है 100। तो 1 ग्राम में ऑब्वियसली कितना आएगा 1.75 अपॉन में 2.19 और मुझे किस में निकालना परसेंटेज मींस 100 ग्राम, परसेंटेज मींस 100 ग्राम। अब अगर 100 ग्राम के अंदर कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली 100
के लिए मैं क्या करूंगा 1.75 अपॉन में 2.19 इंटू में 100 कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, सारा कुछ कैंसिल करने के बाद में मेरे पास 75.1% के अराउंड मेरे पास में आंसर आ जाएगा। वहीं पे बात कर लेते हैं केस 2 की। केस 2 के केस में भी वही चीज हुई है कि 1.14 ग्राम ऑफ मेटल है तो ऑब्वियसली कॉपर ही होगा, और कॉपर ऑक्साइड कितना माना है, फिर से ये देखिए ज्यादा स्टेटमेंट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, कॉपर और कॉपर ऑक्साइड के बीच में है, तो मेटल मेटल ऑक्साइड के बीच में ही हम लोग को क्वेश्चन मिलने वाला है। तो वही सेम चीज हमें यहाँ करनी है, 1.43 ग्राम में कितना कॉपर ऑक्साइड बन रहा है हमारा 1.14 ग्राम, है ना। तो 1 ग्राम में फिर से कितना आने वाला है 1.14 ग्राम ऑफ कॉपर, है ना, ग्राम ऑफ किसका है CuO का, है ना। तो 1 ग्राम में इतना आ गया। अब कैलकुलेट हम लोग को कितने में करना है भाई 100 में, क्योंकि परसेंटेज में काउंट करना है। तो 1.14 अपॉन में 1.43 इंटू में 100, जब यहां से कैलकुलेशन की तो 75.1 के अराउंड आ रहा है। अगर हम देखें तो दोनों केसेस में परसेंटेज ऑफ कॉपर जो आने लग रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब हेंस प्रूव द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो बच्चों, अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि जब भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे तो वो जरूरी नहीं है एक ही कंपाउंड बनाए, दे कैन फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। सपोज किसी आपके पास कार्बन एंड ऑक्सीजन है, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन जब आपस में आप कंबाइन करेंगे दे कैन फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, दे कैन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए कार्बन का जो मास है 12 है, यहाँ पे भी 12 है, ऑक्सीजन का मास कितना 16, डबल ऑक्सीजन का मास कितना 13। तो क्या कह रहे हैं लोग, व्हेनेवर टू एलिमेंट कंबाइन दे कैन फॉर्म मोर देन वन केमिकल कंपाउंड, वो एक से ज्यादा केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं। लेकिन द मास ऑफ वन एलिमेंट, अब वन एलिमेंट क्या आ गया हमारे पास में ऑक्सीजन, द मास ऑफ वन एलिमेंट व्हिच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। फिक्स्ड मास है कार्बन, फिक्स्ड मास का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कार्बन, है ना। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का जो फिक्स, अगर ऑक्सीजन को मैं देखूं तो ऑक्सीजन के अंदर जो मास है, ऑक्सीजन का जो मास है वो कार्बन के फिक्स मास के साथ में कंबाइन कर रहा है। फिक्स मास कितना है 12 है, तो यानी द मास ऑफ वन एलिमेंट व्हिच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट बेयर सिंपल होल नंबर रेशियो। वो क्या बनाएगा अपना, बेयर सिंपल होल नंबर रेशियो। एक और एग्जांपल हम लोग इसका कंसीडर कर लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास नाइट्रोजन है और सेकंड एलिमेंट मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करेंगे दे कैन फॉर्म N2O, दे कैन फॉर्म NO, दे कैन फॉर्म N2O3, दे कैन फॉर्म NO2, दे कैन फॉर्म N2O5। यानी द मास ऑफ, अब अगर मैं डबल नाइट्रोजन है तो मास कितना होगा 14, सिंगल नाइट्रोजन का डबल नाइट्रोजन का मास होगा 28, सिंगल नाइट्रोजन में फिर से 14, डबल नाइट्रोजन में फिर 28, सिंगल नाइट्रोजन में फिर 14 और डबल में फिर से कितना आ गया 28, है ना। अब ऑक्सीजन सिंगल है तो मास कितना आ गया 16, फिर से 16, यहाँ पे ट्रिपल है तो 48, यहाँ डबल है तो 32 और यहाँ पे फिर 5 आ गया तो ऑब्वियसली कितना आ गया 80। तो लेकिन यहाँ पे एलिमेंट के मास को कांस्टेंट करना जरूरी है। अगर एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट नहीं करेंगे तो दूसरे का होल नंबर रेशियो नहीं बनेगा। तो इसको कांस्टेंट करते हैं 14, तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 8, इसको कांस्टेंट करने के लिए क्या 14, तो इसको भी 2 से डिवाइड किया 24, इसको भी 2 से डिवाइड किया तो 14 आया, तो इसको भी 2 से डिवाइड किया 40। तो क्या कह रहा है, द मास ऑफ वन एलिमेंट व्हिच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, यानी ये एलिमेंट जो एक फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहा है दूसरे एलिमेंट के, क्या बना रहा है अपने सिंपल होल नंबर रेशियो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। इसी के बेसिस पे हमारा एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, चलिए उसको भी थोड़ा देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 21 है एनसीईआरटी बुक का, और इसके अंदर ये पूछा गया है कि एक डाटा आपको प्रोवाइड किया है और इस डाटा के अंदर आपको ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ये डाटा किस लॉ के अकॉर्डिंग है। देखिए सबसे पहले एलिमेंट का मास कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट कर लेते हैं। कांस्टेंट किया 14 आ गया, कांस्टेंट किया 14 आ गया, तो ये भी 2 से करना पड़ेगा 16, ये भी 2 से करना पड़ेगा 40। अब एक एलिमेंट का जो मास है वो क्या आ गया कांस्टेंट, और जबकि दूसरे एलिमेंट का मास अपने क्या बना रहा है होल नंबर रेशियो। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 1 जा 16, 16 5 जा 40। तो सेकंड एलिमेंट अपना क्या बना रहा है सिंपल होल नंबर रेशियो, यानी द मास ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बेयर द सिंपल होल नंबर रेशियो। तो कौन सा लॉ है ये, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और इसकी स्टेटमेंट ये रही। आई थिंक आप सबको ये भी न्यूमेरिकल क्लैरिफाई हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट लॉ पे। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि जब भी दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे सेम वेट के थर्ड एलिमेंट के साथ, व्हेनेवर टू एलिमेंट
कंबाइन विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट। सेम वेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि सेम वेट अगर आपने यहाँ 1 ग्राम रखा है तो ये भी 1 ग्राम रहेगा और ये भी 1 ग्राम रहेगा। व्हेन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद द 1 ग्राम ऑफ सल्फर एंड द 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मीनिंग ये है व्हेनेवर टू एलिमेंट कंबाइन विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, द रेशियो इन विच दे डू सो, जिस रेशियो के अंदर वो कंबाइन करेंगे वो सेम भी हो सकती है। रेशियो का मतलब है यहाँ जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे क्या बनेगा H2O, हाइड्रोजन एंड सल्फर कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा H2S, और अगर ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा SO2। तो जिस रेशियो में कंबाइन करेंगे, अब हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2 और ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पे ऑब्वियसली 60, रेशियो क्या आ रही है 1:8। यहाँ सल्फर का मास कितना है 16 और डबल ऑक्सीजन का मास है 32, तो रेशियो क्या आ रही है 2:1। जबकि यहाँ हाइड्रोजन का मास कितना है 2 और सल्फर का मास कितना है 16, तो रेशियो कितनी 32, तो रेशियो कितनी आ रही है आपकी 1:16। तो जो रेशियो है देखिए आप 1:8, 1:16 है ना, क्या आ रही है 2:1। तो जो रेशियो है वो सेम भी हो सकती है 1:1, ये 2:1 इस तरह से, या फिर मल्टीपल भी हो सकती है जैसे 1:8, 1:2:1 या 1:16, इट कैन बी द मल्टीपल। इस तरह से मतलब जो रेशियो रहेगी या तो सेम भी रह सकती है और या फिर वो एक दूसरे के मल्टीपल में भी जाती है। बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में गाई-लुसाक्स लॉ। गाई-लुसाक्स लॉ क्या कह रहा है कि जब भी आपके पास, अच्छा खास चीज क्या है कि गाई-लुसाक्स लॉ जो सिर्फ एप्लीकेबल होगा इट इज ओनली फॉर गैसेस। अगर आपके रिएक्टेंट गैसेस है तो वहां एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट गैसेस नहीं है तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट भी गैसेस है तो वहां पे भी वो क्या होगा एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सिंपलेस्ट एक इक्वेशन आ गई जिसको आप काफी पहले से स्टडी करते आ रहे हो। मान लीजिए मेरे पास में बन गया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ जो अगर मैंने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के इक्वल रखे, मतलब कहने की बात ये है पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वहां पे टेम्परेचर भी क्या रहेगा कांस्टेंट और जो प्रेशर है वो भी क्या रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। दोनों के कंडीशन क्या है कांस्टेंट है। तो जो वॉल्यूम की रेशियो है, यहाँ वॉल्यूम कितना आ रहा है 2, यहाँ वॉल्यूम कितना आ रहा है 1, यहाँ वॉल्यूम क्या आ रहा है 2। तो जो वॉल्यूम की रेशियो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी होल नंबर। तो क्या कहता है लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस, द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट व्हिच इज फाउंड दे ऑलवेज इन द सिंपल होल नंबर रेशियो। वो हमेशा किस में रहने वाले हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में ही रहेंगे। अब नेक्स्ट लॉ आ जाता है हमारे पास में एवोगैड्रोस लॉ। नेक्स्ट लॉ इज द एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन गैस है, आपके पास में नेक्स्ट गैस आ गई नाइट्रोजन गैस, एक और गैस हम एक कंटेनर के अंदर ले लेते हैं ऑक्सीजन गैस। अगर आपने क्या किया तीनों गैसेस को सेम टेम्परेचर पे रखा, मतलब तीनों का टेम्परेचर कितना है टेम्परेचर 298 केल्विन, यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, यानी ऑल थ्री गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एज वेल एज द सेम प्रेशर। यहाँ प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे भी प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर और यहाँ पे भी प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, यानी तीनों गैसेस का जो टेम्परेचर और जो प्रेशर मैंने रखा है वो क्या है कांस्टेंट है। तो इनके अंदर जो वॉल्यूम की रेशियो है, अगर मान लीजिए मैं वॉल्यूम क्या रख रहा हूँ सेम रख रहा हूँ, वॉल्यूम की रेशियो भी क्या रख रहा हूँ सेम रख रहा हूँ, तो दे ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो इनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो भी क्या रहेंगे सेम। अगर मैं 1 मोल गैस को देखूं तो वहां पे जो मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल आएंगे वो कितने आएंगे 6.02 into 10⁻23, यानी कहने की बात ये है अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ व्हेन 2 or more gases are kept under the same condition of temperature and pressure, then equal volume of all these gases contain equal number of particles. They contain equal number of particles. I hope viewers आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।